Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. जैसा कि हम लोग स्ट्रेचिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग के बारे में. There are basically three types: पैसिव स्ट्रेचिंग, एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक, सेल्फ और ऑटो स्ट्रेचिंग. तो जैसा कि अभी तक आप लोग स्ट्रेचिंग के दो तरीके जानते होंगे, पैसिव यानी कि जब कोई दूसरा कराए, ठीक है, और सेल्फ या ऑटो स्ट्रेचिंग यानी कि जब हम खुद से करें. लेकिन एक तीसरी टाइप भी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव स्ट्रेचिंग की. इट इज अ स्ट्रेचिंग विच इज परफॉर्म बाय एन एक्सटर्नल सोर्स. It is categorized into two type: passive manual stretching and passive mechanical stretching. आगे अभी आएगा. तो कहने का मतलब ये है कि पैसिव स्ट्रेचिंग यानी जिस चीज के साथ पैसिव लग जाए, तो ये समझ लीजिए कि इसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, अब वो दूसरा या तो कोई मशीन हो सकती है और या तो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है. ठीक, तो पैसिव स्ट्रेचिंग क्या होती है? पैसिव मैनुअल स्ट्रेचिंग. दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज परफॉर्म मैनुअली ईदर बाय थेरेपिस्ट और बाय स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स ओनली. तो कहने का मतलब है, देखिए, कहने का मतलब है कि मैनुअल का मतलब है हाथों से, तो यानी कि या तो थेरेपिस्ट देगा और या तो कोई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल देगा. अब इसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात इसलिए नहीं की है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग एक बहुत ही कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक टेक्निक है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पोजीशन में और किसी भी तरीके से और बिना नॉलेज के आप स्ट्रेचिंग दे देंगे, नहीं, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. तो इसलिए कोई प्रोफेशनल ही दे सकता है जिसको आइडिया हो, जैसे कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनल या थेरेपिस्ट. ठीक है, जिनको आइडिया हो स्ट्रेचिंग के बारे में, वो लोग स्ट्रेचिंग प्रोसीजर दे सकते हैं. अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. एडवांटेज क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. तो कहीं भी मैनुअल चीज आती है तो मैनुअल का फायदा यही होता है कि आपको जब मन करे तब आप उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ताकत जो लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक, वो आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने स्ट्रेचिंग दी और उसमें हल्का सा पेशेंट को, मतलब हल्का सा भी पेन हुआ तो आप तुरंत रोक सकते हैं. लेकिन मशीन में क्या है? मशीन को जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक वो अपना काम करती रहेगी. ठीक, तो ये मैनुअल का फायदा होता है कि अगर हल्का सा भी पेशेंट को पेन हो तो आप तुरंत रोक सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट है रेंज ऑफ मोशन कैन बी कंट्रोल. और वही वही क्योंकि स्ट्रेचिंग का पूरा लेना देना ये कहिए रेंज ऑफ मोशन से होता है. तो रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि आप रेंज ऑफ मोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द थेरेपिस्ट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि जो भी फोर्स लगेगा स्ट्रेचिंग कराने के लिए, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से थेरेपिस्ट या जो प्रोफेशनल बंदा जो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, यानी कि अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो मजबूत है, ठीक है, ठीक, वो लंबे समय तक काम कर सकता है, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और ज़्यादा अच्छे से होगा. ठीक, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है पैसिव मैकेनिकल स्ट्रेचिंग. तो पैसिव मैकेनिकल स्ट्रेचिंग यानी कि जब स्ट्रेचिंग ह्यूमन बीइंग के अलावा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी मशीन के द्वारा दी जाए. ठीक, एक्सटर्नल सोर्स, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में क्या? मशीन. उसके अलावा उसके द्वारा जब दी जाए तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेचिंग. दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग a low intensity external force is applied to the shortened tissue over a prolonged period of time with the help of mechanical device. तो इसमें ये सिर्फ ये चीज बता रहे हैं कि इसमें हम मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेचिंग देने के लिए, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबे समय तक के लिए. ठीक है, किस चीज के ऊपर? जो मसल्स शॉर्ट हो गई. जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि स्ट्रेचिंग किसके ऊपर देते हैं? जो मसल्स, जो सॉफ्ट टिश्यू शॉर्ट हो जाती हैं, उनको स्ट्रेच करने के लिए, उनको अपनी वापस लेंथ में लाने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, और डिवाइस क्या क्या हो सकती हैं? कौन कौन सी मशीनें हो सकती हैं? डायनेमिक स्प्लिंट हो सकता है, प्लास्टरिंग हो सकती है, प्लास्टरिंग वही जो आप देखते हैं पीओपी, वेट ट्रैक्शन हो सकता है, एंड पुली सिस्टम हो सकता है. वेयर प्रोलॉन्ग स्ट्रेच इज मेंटेन्ड फॉर मिनट टू डेज, यानी कि मिनटों से, एक मतलब कुछ मिनटों से लेके कई दिनों तक हम ये स्ट्रेचिंग वाला प्रोसीजर करते हैं. इट इज मोर इफेक्टिव एंड कंफर्टेबल देन मैनुअल स्ट्रेचिंग. और अगर देखा जाए तो ये वाला ज्यादा कंफर्टेबल है और ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू मैनुअल.
तो ये देखिए, ये है आपका जो डायनेमिक स्प्लिंट बता रहे थे, ये देखिए ये डायनेमिक स्प्लिंट की तरह है, ठीक है। ये है आपका, ये एल्बो के लिए है, ठीक है। ये एल्बो एल्बो जॉइंट पे के लिए लगाया गया और ये स्ट्रेच कर रहा है, ये आपकी बाइसेप्स को स्ट्रेच करेगा, ठीक है। बाइसेप्स को स्ट्रेच करेगा ये, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, ये है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में देखिए कैसे हो रहा है, ये लोअर लिम्ब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने टारगेट किया है मेरे ख्याल से हैमस्ट्रिंग मसल्स को, ठीक। तो ये देखिए, ये इसको, ये जितना जितना नी से नीचे वाला जो पोर्शन उसको सीधा करेंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग पुल होगी, ठीक। तो ये पुली सिस्टम से हो रहा है। बाकी वेट ट्रैक्शन यानी कि वजन लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा प्लास्टर जो हमने बात की, जैसे कि पीओपी वाला प्लास्टर लगता है, ठीक है, उस तरह से वो प्लास्टर वाला टेक्निक होता है। अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी, जो आपके लिए नया है, वो है एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक। एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक मतलब कि जैसे कि वर्ड से क्लियर है, एक्टिव यानी कि खुद से करेगा पेशेंट, ठीक है। ठीक, क्या करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक। और टेक्निक, ठीक है। तो इन दिस टेक्निक पेशेंट वॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्सिवली रिलैक्सेस द मसल टू बी स्ट्रेच, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट है वो अपनी जो मसल्स, जिस मसल्स को भी आपको स्ट्रेच करना है उसको अपनी मर्जी से, ठीक है, या ये कह लीजिए रिफ्लेक्सिवली यानी अपने आप हो जाने वाली प्रतिक्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स में हो जाने वाली प्रतिक्रिया, ठीक है, उसको क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स करेगा, जिसको स्ट्रेच करना उसको पहले एकदम रिलैक्स कर देगा, ठीक। दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज स्पाज्म और पेन और ससेप्टेबल टू इन्फ्लेमेशन। ये किस किस कंडीशन में यूज होता है, या तो स्पाज्म हो यानी ऐठन हो, दर्द हो, या उसमें इन्फ्लेमेशन की कोई गुंजाइश हो, ठीक। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मसल्स इज इनर्वेटेड यानी कि नर्व सप्लाई और एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेक्निक आप वहीं यूज कर सकते हो जिस मसल्स की नर्व सप्लाई एकदम ठीक ठाक हो। इनर्वेटेड का मतलब होता है नर्व सप्लाई एकदम ठीक ठाक होना, यानी डैमेज ना हो किसी भी कारण, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि आप जानते हैं पैरालिसिस, पैरालिसिस में क्या होता है, नर्व डैमेज होती है तो मसल्स काम करना बंद कर, तो वहां क्या होगा, वहां नर्व सप्लाई उसकी ठीक नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ये नहीं दोगे, क्योंकि पेशेंट वॉलेंट्री जब कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें क्या, इसमें दोनों का तालमेल होना चाहिए, जो थेरेपिस्ट स्ट्रेचिंग दे रहा है वो भी, और ये जो एक्टिव इनहिबिशन यानी कि ये खुद से जो कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा है, मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, ये भी होना जरूरी है। यानी कि इसमें पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों का तालमेल जरूरी है, ठीक है, जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कंडीशन में नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये क्या नाम है, इसके लिए जरूरी होता है कि उसकी जो मसल्स, जिस मसल्स को हम स्ट्रेच करने जा रहे हैं उसकी नर्व सप्लाई एकदम ठीक होनी चाहिए। When the muscles is relaxed, there is minimal resistance to elongation of muscles. जब मसल्स को हल्का सा रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, तो उस पर हल्का सा रेसिस्टेंस लगाते हैं, हल्का सा फोर्स लगाते हैं, टू इलोंगेशन ऑफ मसल्स। और ये जो फोर्स होना चाहिए ये मसल्स की लंबाई में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये मसल्स की जो लंबाई है उसके अलोंग होना चाहिए। एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक रिलैक्सेस द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर एंड नॉट द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जैसे कि आपके मसल्स, उन्हीं को कर सकता है, लिगामेंट्स, टेंडन और आपके बोन, ये सब कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर हमारे शरीर में कौन है, सही से देखा जाए तो वो है मसल्स, तो ये सिर्फ मसल्स के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें भी इसको कई भागों में बांटा गया, मतलब ये जो एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक है ये भी कई तरीके की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होल्ड रिलैक्स टेक्निक, तो जैसे कि नाम से क्लियर, होल्ड यानी रोके रखना, रिलैक्स यानी कि रिलैक्स कर देना, और टेक्निक, ठीक। इन दिस पेशेंट परफॉर्म्स द एंड रेंज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टाइट मसल बिफोर इट इज पैसिवली स्ट्रेच। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि ये जो पूरी टेक्निक है, एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक है, ये दोनों के तालमेल से होती है। पेशेंट वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से रिलैक्स करेगा और थेरेपिस्ट उसको स्ट्रेच करेगा, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों का तालमेल जरूरी था। अब इसमें क्या कर रहा है पेशेंट, ठीक है, इन दिस पेशेंट परफॉर्म्स द एंड रेंज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एकदम एंड में, यानी जब थेरेपिस्ट स्ट्रेच कर रहा होगा तो उसकी जो सबसे लास्ट वाली जो रेंज होगी, यानी एकदम एंड पे पूरा स्ट्रेच कर दिया तो एकदम एंड वाली रेंज पे क्या करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, ठीक। तो
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक, ऑफ द टाइट मसल, जिस मसल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बिफोर इट इज पैसिवली स्ट्रेच, और उससे क्या नाम है, स्ट्रेच करने से पहले करेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एंड रेंज पे कैसे, तो ये इस तरह से होता है कि पहले जो पेशेंट के स्ट्रेचिंग, देखिए स्ट्रेचिंग कभी शुरू से नहीं दी जाती है, स्ट्रेचिंग जहां से टाइटनेस शुरू होती है, यानी जितना पैर उसका नहीं खुल रहा है या जितना जॉइंट उसका नहीं खुल रहा है वहां से शुरू की जाती है स्ट्रेचिंग। कभी भी स्ट्रेचिंग 0 डिग्री से या एकदम नॉर्मल से नहीं शुरू की जाती, जितना वो खोल ले रहा है अपने आप उतना, तो जहां से उसका स्ट्रेच देने की जरूरत है या जहां से उसकी मसल्स टाइटनेस पता चल रही है या जितना उसका पैर नहीं खुल रहा है या जॉइंट नहीं खुला, वहां से शुरू करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने किया कहा है बिफोर इट इज पैसिवली स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेचिंग से पहले, और एंड रेंज का वर्ड यूज किया यानी एकदम आखिरी में, ठीक है। तो एक्टिवली पेशेंट ये सब करेगा, उसके लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर थेरेपिस्ट उसको पैसिवली स्ट्रेच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मतलब है सिकोड़ेगा और ढीला छोड़ेगा। अब मतलब ये कैसे, ये अपनी ऊपर वाली टेक्निक से कैसे अलग, क्योंकि ऊपर वाले में भी तो कॉन्ट्रैक्शन या होल्ड कह लीजिए, रोके रखना था, ठीक है, इसमें भी वही चीज है, लेकिन कैसे डिफरेंट है ये हम जानेंगे। इन दिस टेक्निक आफ्टर टाइट मसल्स हैव बीन पैसिवली स्ट्रेच, द पेशेंट परफॉर्म कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन of the tight muscle against the resistance before the muscle is stretched again। अब ये कैसे अलग है, देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में पेशेंट पहले कर रहा था, स्ट्रेचिंग बाद में दी जा रही थी, पैसिव स्ट्रेचिंग या दूसरा जो स्ट्रेचिंग दे रहा था वो बाद में दे रहा था, पहले पेशेंट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, ठीक है, और उसको बरकरार, होल्ड का मतलब है उसको बरकरार रख रहा था, ठीक। इसमें क्या है, इसमें क्या करेगा, स्ट्रेचिंग हम प्रोसीजर स्ट्रेचिंग का दे देंगे, ठीक है, उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कंसेंट्रिक यानी सेंटर की तरफ, आइसोटोनिक यानी कि उसमें हल्का सा मूवमेंट होगा, लेंथ की मसल्स की लेंथ चेंज होगी, ठीक है, आइसोमेट्रिक नहीं है, आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक, लेकिन कब, जब स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर दी जाएगी, उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिस मसल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, उसके बाद जब वो कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, ठीक है, उसके बाद फिर से स्ट्रेचिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये फर्क है ऊपर वाले और इसमें, कि पहले स्ट्रेचिंग दी जाएगी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि फिर वो अपना काम करेगा और फिर स्ट्रेचिंग दी जाती है, ठीक है, जो कि पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में क्या था, पहले वो रिलैक्स कर रहा था और फिर उसमें लास्ट में स्ट्रेचिंग दी जा रही थी, इसमें पहले स्ट्रेचिंग है और लास्ट में स्ट्रेचिंग है, बीच में उसको काम करना है अपना जो आइसोटोनिक कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड रिलैक्स एंड एगोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टाइट मसल, ठीक है, ठीक, फॉलोड बाय कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल टू द अपोजिट टू द टाइट मसल, ठीक है, टू लेंथन द टाइट मसल। तो कहने का मतलब ये है, इसमें दो टेक्निक इन्वॉल्व है, होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी होल्ड भी रखना है, और दूसरी जो एगोनिस्टिक आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मसल्स में, क्या नाम है, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं, यहाँ जो आपकी एगोनिस्टिक मसल्स हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है, इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग से पहले, प्री स्ट्रेच का मतलब है स्ट्रेचिंग शुरू होने से पहले क्या करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टाइट मसल, जो टाइट मसल है जिसके ऊपर हमको काम करना है उसका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो ये हमारी कौन सी टेक्निक हो गई, पहली वाली, होल्ड वाली, होल्ड रिलैक्स टेक्निक जो हमने सबसे पहले ए वाली पढ़ी थी, सबसे पहली वाली, इसी में ये आपकी एक्टिव इनिबिशन टेक्निक में जो सबसे पहला था होल्ड रिलैक्स, ये वो कर रहा है, देखिए उसमें भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है, इसमें भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टाइट मसल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ठीक, ऑटोजेनिक का मतलब है खुद से जनरेट कर रहा है, इनहिबिशन का मतलब है उसको रोक रहा है, ठीक है, उसको रोक रहा है कि मूवमेंट ना हो, होल्ड कर रहा है, ठीक, फॉलोड बाय, इसी के साथ साथ फॉलोड बाय, इसी के तुरंत बाद वो क्या करेगा, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अपोजिट टू द टाइट मसल, यानी कि जो टाइट में जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी अपोजिट वाली मसल्स को वो क्या करेगा, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जो कि हमारी दूसरी वाली टेक्निक थी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाली जो टेक्निक थी, जिसमें हम कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं ये ए और बी का मिश्रण है, बस अंतर इतना है कि
ए और बी में हम फोकस कर रहे थे टाइट मसल्स पे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, टाइट मसल्स को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन उसकी जो अपोजिट मसल है उसको हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये अंतर है, ठीक। इसमें दोनों ही ए और बी लग रहा है, लेकिन मसल्स भी अपोजिट है, ठीक है। मसल्स अपोजिट कैसे है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो टाइट मसल है हमारी, जिस पे हमको काम करना है, जिसको हमको स्ट्रेच करना है, ठीक है। और उसके अपोजिट हमको, जो उसके अपोजिट जस्ट मसल होगी, उसको हमको कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराना है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो यानी कि जिसके ऊपर काम करे उसके जस्ट अपोजिट वाली मसल, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग पे हमको फोकस करना है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है, तो हैमस्ट्रिंग पे फोकस करने के लिए, मतलब फोकस कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक, जो पेशेंट है वो क्या करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा हैमस्ट्रिंग का, ठीक है। उसके तुरंत बाद कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। हैमस्ट्रिंग के अपोजिट कौन सी होती है, क्वाड्रिसेप्स, उसका कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसको हमने बोला है रेसिप्रोकल इनहिबिशन, यानी अपोजिट मसल्स को कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अपोजिट मसल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है एगोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इन दिस पेशेंट डायनेमिकली कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स अपोजिट टू द टाइट मसल अगेंस्ट रेसिस्टेंस, दिस कॉजेज रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑफ द टाइट मसल एंड इट लेंथन मोर इजीली एज द एक्सट्रीमिटी मूव्स। तो नेक्स्ट ये है आपकी, नेक्स्ट वाला जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है पेशेंट को, कि जिस मसल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी अपोजिट वाली मसल्स को क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट करना है अगेंस्ट रेसिस्टेंस, उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। यानी कि अब हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था हैमस्ट्रिंग, तो अब वो हैमस्ट्रिंग का कुछ नहीं करेगा, मतलब पेशेंट को हैमस्ट्रिंग के ऊपर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, किसका, अपोजिट वाली मसल्स का। यानी कि उदाहरण के तौर पे हैमस्ट्रिंग की अपोजिट वाली मसल यानी कि क्वाड्रिसेप्स। तो यानी कि यहां हम क्या कर रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं कि जिस मसल्स को हमको स्ट्रेच करना उस पर ना काम करो, तुम उस पर कुछ मत करो, तुम अपोजिट वाली मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करो, यानी क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन करो, ठीक है। बाकी हैमस्ट्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है वगैरह है वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक, अगेंस्ट रेसिस्टेंस, ठीक। अब इसको, इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल का मतलब है अपोजिट, जिस मसल्स पे काम करना है उसकी अपोजिट वाली मसल्स पे हम पेशेंट को कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करें, उसकी अपोजिट वाली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ठीक। इससे क्या होता है, ये आसानी से, इसमें जो एक्सट्रीमिटी बहुत आसानी से मूव भी करती है और लेंथन भी अच्छे से, यानी स्ट्रेचिंग इसमें अच्छे से आ जाती है, ठीक है। अब ये जितनी भी टेक्निक है, ये जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक इसका प्रैक्टिकल हमको, मतलब जब भी कॉलेज खुलेगा तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बस अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझिए कि किसमें क्या होता है, अभी सिर्फ ये जानिए कैसे होता है, इसके पीछे मत परेशान होइए, ठीक है। क्या होता है, क्या कर रहे हैं, मतलब किसमें हमको क्या नाम है, आइसोमेट्रिक करना है, किसमें हमको कंसेंट्रिक करना है, किसमें हमको सेम मसल्स के ऊपर काम करना है, किसमें हमको अपोजिट मसल्स के ऊपर काम करना है, इस पे ध्यान दीजिए आप बस, ठीक है। किस टेक्निक में क्या कहा जा रहा है, पैसिव का मतलब क्या है, एक्टिव इनहिबिशन का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब क्या है, सिर्फ इन सब का मतलब समझिए आप इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑटो या सेल्फ स्ट्रेचिंग, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट खुद से करे, ठीक है, जो पेशेंट खुद से करे उस स्ट्रेचिंग को हम बोलेंगे ऑटो या सेल्फ स्ट्रेचिंग। हेयर द पेशेंट स्ट्रेच हिज और हर टाइट मसल बाय यूजिंग हिज और हर बॉडी वेट और ओन फोर्स एज अ स्ट्रेचिंग फोर्स, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेचिंग इनेबल्स द पेशेंट टू इंडिपेंडेंटली मेंटेन और इंक्रीज द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। तो इसका फायदा ये है कि पेशेंट खुद से अपनी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन और जो मसल शॉर्ट हो रही है उसकी लेंथ को मेंटेन कर सकता खुद से, उसको किसी और पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर वो एक बार सीख जाए कि कैसे उसको एक्टिव स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ठीक है, ठीक, ठीक, डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद, तो उसके बाद वो खुद से कर सकता है, उसको दूसरों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। दिस टेक्निक इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होम एक्सरसाइज। देखिए होम एक्सरसाइज के लिए, यानी कि जो हम पेशेंट को सिखाते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है कि उसको एक बार सिखा दिया फिर वो अपना घर पे डेली जाके करेगा प्रोग्राम। एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, और ये लंबे समय तक के लिए होता है, क्योंकि लंबे समय तक के लिए पेशेंट ना तो किसी डॉक्टर के पास जा सकता है और ना डॉक्टर आ सकता है, तो ये लंबे समय के लिए अच्छी टेक्निक है कि पेशेंट खुद से करने लगे। फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ मैनी मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम, यानी कि मसल से रिलेटेड और नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, ठीक है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कि अगर पेशेंट खुद से करना सीख जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है,
ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये देख सकते हैं, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो फीमेल है ये हैमस्ट्रिंग की ऑटो स्ट्रेचिंग कर रही है ठीक है, एक रबर की हेल्प के साथ। ठीक है, ये देखिए ये जो आप रेड एरो देख रहे हैं ये हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कर रही है। ठीक, ये सेल्फ है। नेक्स्ट ये नीचे देखिए, इसमें जो है ये आपके काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है दीवार के अगेंस्ट। ठीक है, दीवार के अगेंस्ट आपको अपने क्या करना है, अपने फुट को एंकल जॉइंट से फुट को क्या करना, हल्का सा डॉर्सी फ्लेक्शन में ले जाना है। ठीक है, और दीवार के कोने पे, किसी भी दीवार के कोने पे आपको रख देना है। ठीक है, रख देना है, और उसके बाद फिर अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ दीवार की तरफ ढकेलना है, तो वो अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी काफ मसल्स में स्ट्रेच होगा, आप फील कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये है इसका ऑटो स्ट्रेचिंग का मतलब, जिसमें हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।